हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 5th सोशल साइंस का चैप्टर 9th द ट्रीलेस ग्रास लैंड्स कवर करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने चैप्टर 1 से लेके 8 तक वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। तो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। ग्रासलैंड्स आर लार्ज प्लेन्स ऑफ ग्रास। तो कहता है कि जो ग्रास लैंड है ना, घास के बड़े मैदान है। ठीक है, तो ये घास के बड़े मैदान है। दे आर फाउंड इन वार्म एंड ड्राई प्लेसेस। तो कहते हैं कि ये जो घास के मैदान है ये गर्म और खुश्क स्थानों पे पाए जाते हैं। ड्राई होता है जहां पे ज्यादा बारिश नहीं होती, वो एरिया इसमें आ जाता है। तो खुश्क एरिया जो होता है उसमें पाए जाते हैं। इन दीज एरियाज द रेनफॉल इज टू लिटल फॉर फॉरेस्ट टू ग्रो बट जस्ट इनफ टू प्रिवेंट द लैंड फ्रॉम टर्निंग इनटू अ डेजर्ट। हाँ जी, तो कहता है कि इस क्षेत्र में ना जंगलों के बढ़ने के लिए जो बारिश होती है ना वो बहुत कम होती है। ठीक है, अगर अब बात करें कि यहाँ पे जंगल क्यों नहीं होते, यहाँ पे दरख्त क्यों नहीं लगते, ठीक है, वृक्ष जो है यहाँ पे ज्यादा क्यों नहीं होते, क्योंकि उनको जितनी बारिश चाहिए उतनी बारिश यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, क्लियर है। तो दूसरा कहता है लेकिन भूमि को रेगिस्तान में बदलने से रोकने के लिए पर्याप्त है, पर इतनी बारिश जरूर होती है कि ये जो भूमि है ना वो रेगिस्तान में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो इतनी बारिश जरूर यहाँ पे होती है कि ये जो यहाँ की भूमि है ना वो रेगिस्तान में कन्वर्ट ना हो जाए। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ये जो एरिया है, इस एरिया में जो जंगलों के बढ़ने के लिए जो बारिश चाहिए ना वो बहुत कम होती है, लेकिन जो भूमि रेगिस्तान में ना बदल पाए उसे रोकने के लिए प्राप्त होती है। ठीक है, इतनी बारिश जरूर होती है कि ये भूमि रेगिस्तान में ना बदल पाए। Hence, there are very few trees and bushes in grasslands. तो कहता है इसीलिए घास के मैदान में बहुत कम पेड़ और झाड़ियां हैं। तो बुशेस होता है आपकी झाड़ियां। ठीक है, तो बहुत कम पेड़ और झाड़ियां। क्यों कम पेड़ और झाड़ियां यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे जितनी बारिश ट्रीज ग्रो करने के लिए चाहिए होती है ट्रीज को, ठीक है, झाड़ियों को उतनी यहाँ पे बारिश नहीं होती है। पर इतनी भी कम बारिश नहीं होती कि यहाँ पे ये एरिया रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाए। मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड्स आर इन द टेम्परेट जोन। तो कहता है कि जो ज्यादा घास के मैदान है ना तो वो टेम्परेट जोन में आ जाते हैं। तो ज्यादा घास के मैदान टेम्परेट जोन में आ जाते हैं। तो अब टेम्परेट जोन क्या होता है पहले इसको देखते हैं। हाँ जी, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड तो आपने पढ़ी हुई है ना, पैरेलल मेरिडियंस। तो ये जो सेंटर वाली जो लाइन होती है ना इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर जो लाइन आ जाती है ना हमारी, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो उसको कर्क रेखा बोल देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर एक और रेखा आ जाती है 66.5 डिग्री पे। ठीक है, तो उसी तरह जो नीचे की तरफ बात कर लें तो यहाँ पे आ जाती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री के ऊपर। ठीक है, आगे हमारा फिर एक लाइन आ जाती है 66.5 डिग्री के ऊपर। जो 66.5 डिग्री पे नीचे लाइन आ जाती है ना तो इसको एंटार्क्टिक सर्कल में आ जाती है ये। ठीक है, तो इसको हम पोलर जोन बोल देते हैं। तो ऊपर हमारा आर्कटिक जो सर्कल आ जाता है इसमें 66.5 डिग्री पे आ जाती है। तो जो हमारा एरिया ये ट्रॉपिक ऑफ यहाँ नीचे से कैप्रिकॉर्न से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आ जाता है, तो ये हमारा टॉर्रिड जोन आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? टॉर्रिड जोन। तो ये हमारा जो एरिया होता है ना ये टॉर्रिड जोन में आ जाता है। तो ये ज्यादा गर्म एरिया होता है। ठीक है, यहाँ पे बारिश भी ज्यादा होती है। ठीक है, उसके ऊपर जो हमारा एरिया आ जाता है, बात कर ले यहाँ पे 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल के बीच में, तो ये वाला एरिया आ जाता है जो, तो इसको हम टेम्परेट जोन बोल देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। इसी तरह यहाँ पे दूसरे जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर की बात कर लें तो उसमें 23.5 डिग्री जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा जिसको बोल देते हैं, मकर रेखा से लेके जो 66.5 डिग्री पे हमारा जो एंटार्क्टिक सर्कल के बीच वाली जो एरिया हो जाता है इसको हम टेम्परेट जोन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये एरिया ज्यादा गर्म होता है, ये एरिया कम गर्म होता है। ठीक है, तो ये वाला एरिया है वो फ्रीज जोन होता है, हमेशा बर्फ से कवर रहता है। तो ये जो घास के मैदान है ना ये सारे के सारे, ज्यादातर जो घास के मैदान है
वो टेम्परेट जोन में आ जाते हैं। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से में, इस हिस्से में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसी तरह साउथर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच में। तो इस एरिया में जो हमारे ज्यादा जो घास के मैदान आ जाते हैं। दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट। तो कहता है कि उन्हें अलग अलग महाद्वीपों में, कॉन्टिनेंट हो गए आपके महाद्वीप, अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहता है सी मैप 9.1 ऑन पेज नंबर 59 एंड लर्न द नेम्स। तो 59 पेज पे मैप देखना है आपने और इनके नाम लर्न करने हैं। हाँ जी, तो नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, ये हमारा ये वाला हिस्सा है, ये नॉर्थ अमेरिका का आ गया। तो नॉर्थ अमेरिका में इसको क्या बोलते हैं? पैरीज। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में घास के जो मैदान होते हैं इनको पैरीज बोलते हैं। वो कहता है कि अलग अलग जो कॉन्टिनेंट में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका में इसको पैरीज के नाम से जाना जाता है। तो अगर साउथ अमेरिका की बात कर लें, ये देखिए साउथ अमेरिका में इसको पैम्पस के नाम से जाना जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? साउथ अमेरिका पैम्पस बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिका में पेरिस बोलते हैं, साउथ अमेरिका में पैम्पस बोलते हैं। तो आगे हमारा अफ्रीका में बात कर लेते हैं। तो अफ्रीका में इसको क्या बोलते हैं? वेल्स। क्या बोलते हैं? वेल्स बोलते हैं अफ्रीका में, ये वाला हिस्सा आ गया। तो उसके बाद एशिया में चले जाते हैं। तो एशिया का ये हिस्सा आ जाता है इसमें घास के मैदानों में। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टेप्स। ठीक है, तो इसको एशिया में क्या बोलते हैं? स्टेप्स। ठीक है, तो ये आपने नाम लर्न करने हैं। एशिया में इसको स्टेप्स बोलते हैं। तो अगर हम चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में इसको बोलते हैं डांस। क्या बोलते हैं? डाउन्स। डाउन्स बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो फिर से देख लो, नॉर्थ अमेरिका में पेरिस, साउथ अमेरिका में पैम्पस। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है अफ्रीका में इसको वेल्स बोल देते हैं, एशिया में इसको स्टेप्स बोल देते हैं और ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन्स बोल देते हैं। तो ये आपने नोटबुक के ऊपर लिखने भी है और लर्न भी करने हैं। द पेरिस, तो कहता है कि द पेरिस आर अ वास्ट स्ट्रेच होता है फैलाव उनका, ऑफ जेंटली स्लूप्स, जो ढलान होती है उसके जेंटली स्लूप उसको बोला गया। टेम्परेट ग्रासलैंड इन नॉर्थ अमेरिका। हाँ जी, कहता है कि जो उत्तरी अमेरिका में ना जो पेरिस है ना, बहुत बड़ा घास का फैला हुआ मैदान है। ढलान के ऊपर ना घास का फैला हुआ मैदान है। तो ये देखिए स्लूप्स बनी हुई है, इस तरह को ढलान है इसकी। ठीक है, तो वो कहता है कि जो ढलान पे बना हुआ ना बहुत बड़ा घास का मैदान है ये। हाँ जी, तो कहता है कि पेरिस, तो पेरिस इज ए फ्रेंच वर्ड है। तो ये फ्रेंच का वर्ड है विच मीन्स ग्रासलैंड, तो जिसका मतलब होता है ग्रासलैंड। तो पेरिस एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है ग्रासलैंड, घास का मैदान। तो लोकेशन, द पेरिस एक्सटेंड फ्रॉम कैनेडा इन द नॉर्थ टू मैक्सिको इन द साउथ। हाँ जी, जो कहता है कि जो पेरिस है ना, तो उत्तर में कनाडा से लेके दक्षिण में मैक्सिको तक ये फैला हुआ है। एक्सटेंड होता है फैलाव। ठीक है, तो इट कवर्स द होल ऑफ द सेंट्रल यूएसए। हाँ जी, तो कहता है कि इसने पूरे जो सेंट्रल अमेरिका है ना उसको कवर कर रखा है। हाँ जी, तो ये लोकेशन आ गई हमारी पेरिस की। तो कहता है कि इसने पूरे के जो सेंटर वाला एरिया है ना पूरा अमेरिका का, तो उसको कवर कर रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये सेंटर वाले एरिया को कवर कर रखा है। हाँ जी, तो ये पेरिस आ गया, तो ये कनाडा, तो नीचे यूनाइटेड स्टेट आ गया। लैंड्स, तो कहता है कि द पेरिस वर वंस कवर्ड विद थिक टाल ग्रासेस। तो कहता है कि जो पेरिस एक बार थिक होते घनी और टाल्स होते लंबे ग्रास से कवर था। ठीक है, तो टुडे दीज फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड्स आर द बिगेस्ट फार्मिंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो फ्लैट होती समतल और फर्टाइल होता है उपजाऊ। तो कहता है कि आज ये समतल और उपजाऊ भूमि दुनिया के सबसे बड़े कृषि क्षेत्र में आ जाती है। कृषि होता है कि खेती बाड़ी के क्षेत्र में आ जाती है। द मिसिसिपी एंड द मसूरी आर द टू बिग रिवर्स दैट फ्लो थ्रू दिस रीजन। तो कहता है कि मिसिसिपी और जो मसूरी है ना, दो रिवर्स हैं, बहुत बड़ी रिवर्स हैं, दो बिग रिवर्स हैं जो इस एरिया में फ्लो होता है, बहती हैं।
थ्रू दिस रीजन, इस एरिया के बीच में से होके ये बहती है। कौन कौन सी रिवर्स है? मिसिसिपी एंड मैसूरी। हाँ जी, क्लाइमेट, तो जलवायु की बात कर ले। इन द पेरिस, तो कहता है कि पेरिस में विंटर आर कोल्ड, तो जो सर्दियां होती है वो ठंडी होती हैं, एंड समर आर हॉट, तो गर्मियां होती है ज्यादा गर्म होती है। रेनफॉल इज मॉडरेट अबाउट 52 to 70 सेंटीमीटर एंड अकर्स मोस्टली इन द समर सीजन। हाँ जी, तो बारिश जो होती है ना यहाँ पे, रेनफॉल होती है मॉडरेट होती है। मॉडरेट मीन ना ज्यादा कम ना ज्यादा बहुत ज्यादा, ठीक है। 52 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में होती है, और ज्यादातर ये जो होती है ना वो गर्मियों के सीजन में होती है, ठीक है। तो और ज्यादातर जो गर्मियों के मौसम में ये बारिश होती है। हाँ जी, वेजिटेशन, तो वेजिटेशन होता है वनस्पति। तो अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स ग्रो इन दीज ग्रासलैंड्स, तो कहता है कि इस घास के मैदानों में अलग अलग प्रकार के पौधे उगते हैं, ठीक है। तो वाइड वैरायटी, अलग अलग प्रकार के जो पौधे यहाँ पे उगते हैं। ट्रीज आर रेयर इन द पेरिस एक्सेप्ट अलोंग द रिवर्स, तो कहता है कि जो पेरिस एरिया है ना, पेरिस में जो ट्री बहुत कम होते हैं, ठीक है, रेयर ही होते हैं, बहुत कम होते हैं, सिर्फ जो हमारा नदियों के एरिया को छोड़ के, ठीक है। एक्सेप्ट अलोंग द रिवर्स, तो रिवर्स के साथ वाला है जो एरिया उसको छोड़ के यहाँ पे बहुत कम जो ट्रीज ग्रो करते हैं। हाँ जी, ग्रास ग्रो क्विकली ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, तो कहता है कि स्प्रिंग सीजन जो आता है, बसंत में जो घास होती है बहुत तेजी से ग्रो करती है, बढ़ती है। एंड चेंजेस टू हे इन ऑटम, तो ऑटम में ये हे में चेंज हो जाती है। हे होता है कि सूखे घास में, ठीक है। जब पतझड़ आती है तो जो हरी घास होती है ना, ये सारी हे होता है सूखे घास में बदल जाती है ये, ठीक है। चेंजेस इनटू हे इन ऑटम। तो आगे हमारा फैक्ट वाइज आ गया। तो कहता है कि मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द नॉर्थ अमेरिका, तो मिसिसिपी नॉर्थ अमेरिका की लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी जो रिवर आ जाती है नॉर्थ अमेरिका की, ये लॉन्गेस्ट रिवर है नॉर्थ अमेरिका में। इट राइजेस इन लेक इटास्का एंड ड्रेन्स इनटू द गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो कहता है कि ये इटास्का जो झील है ना, उस वहां से उत्पन्न होती है, ठीक है। राइज होती, पैदा होती है, और कहता है कि मैक्सिको की जो खाड़ी है ना उसमें जाके गिरती है ये, मीन्स कि उसमें मैक्सिको की जो खाड़ी है ना उसमें जाके ये मिल जाती है। हाँ जी, मार्क ट्वेन, ठीक है, मार्क ट्वेन्स द एडवेंचर ऑफ हकलबरी, तो इसको क्या बोलेंगे? हकलबरी फिन डिस्क्राइब पीपल एंड प्लेसेस अलोंग दिस रिवर्स, तो कहता है कि मार्क ट्वेन्स जो है ना, मार्क ट्वेन्स का एडवेंचर, द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी, ठीक है, इस नदी के जो साथ साथ लगते जो लोग हैं ना और जो स्थान है उनके बारे में बताता है। तो जो मार्क ट्वेन्स का द एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन है ना, इस नदी के जो साथ साथ लगते लोगों और जो प्लेसेस हैं, ठीक है, जो स्थान है उनके बारे में बताता है। हाँ जी, तो ये मिसिसिपी रिवर यहाँ से होके बहती है, ठीक है। तो ये आ गई मैसूरी रिवर, तो ये दोनों रिवर्स जो इस एरिया में बहती है। तो मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर है इस एरिया की। हाँ जी, तो बाइसन और अमेरिकन बफेलोस ग्रेजिंग इन द पेरिस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो बाइसन जानवर का नाम है, ठीक है। तो अमेरिकन जो बफेलोस है, भैंसे हैं, कहता है कि चल रहे हैं पेरिस ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। हाँ जी, तो ये बाइसन की पिक्चर है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये होता है बाइसन। वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ की बात करनी, द एनिमल्स दैट लिव हियर हैव अडेप्टेड देमसेल्फ टू द सेमी अरिड क्लाइमेट। हाँ जी, कहता है कि यहाँ पे जो जानवर रहते हैं ना, तो उन्होंने अडेप्ट होता है अनुकूल बनाना या अपने आप को ढाल लेना, तो अब खुद को अपने आप को ढाल लिया है यहाँ का जो सेमी अरिड क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कहता है कि यहाँ पर जो रहने वाले जानवर है ना, उन्होंने खुद को
खुश्क जलवायु है जहाँ पर, ठीक है, सेमी एरिड जो जलवायु है, ठीक है, के लिए अनुकूल बना लिया है अपने आप को। दे कैन विद स्टैंड वेरी हॉट समर एंड फ्रीजिंग कोल्ड विंटर। हाँ जी, तो विद स्टैंड होता है सामना करना, ठीक है। तो कहता है कि वह बहुत ज्यादा जो गर्म मौसम होता है और यहाँ जहाँ और बहुत ज्यादा ठंडा मौसम होता है, ठीक है, तो उनका सामना कर सकते हैं। तो इस तरह का अपने आप को ढाल लिया उन्होंने कि बहुत ज्यादा गर्मी का और बहुत ज्यादा सर्दी का वो सामना कर सकते हैं। हाँ जी, आगे कहता है लुक एट द पिक्चर ऑफ अ फ्यू एनिमल्स दैट लिव इन द पेरिस। तो पेरिस में रहने वाले कुछ जानवरों की पिक्चर दी हुई है यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हो। तो ये बायसन है, इसकी पिक्चर हमने देख ली है। तो ये पेरी चिकन है, तो ये हमारा पेरी डॉग आ गया। तो ये कायोटी, ठीक है, तो ये कायोटी है। तो आगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, द पेरीज आर इंटेंसिवली कल्टीवेटेड। हाँ जी, तो इंटेंसिवली कल्टीवेटेड होता है कि जहाँ पे मॉडर्न मशीन का यूज करके ज्यादा पैदावार ली जाती है, तो उस तरह की खेती को हम इंटेंसिवली एग्रीकल्चर बोल देते हैं। पेरिस में वही खेती बाड़ी की जाती है कि यहाँ पे मॉडर्न मशीन का यूज किया जाता है, ठीक है, साइंटिफिक वे से मशीनों का प्रयोग करके ज्यादा पैदावार ली जाती है यहाँ पे। हाँ जी, कॉर्न मेज जिसको बोल देते हैं, मक्का जिसको बोल देते हैं, इज कल्टिवेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट। तो ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, तो ईस्टर्न पार्ट जो है ना उसकी तरफ जो कॉर्न और मेज मक्की उगाई जाती है। एंड व्हीट इन द सेंट्रल पार्ट, तो सेंट्रल पार्ट में जो हमारी जो कनक है उसको उगाया जाता है। कैटल इज रेयर्ड इन द वेस्टर्न पार्ट। हाँ जी, तो कहता है कि पश्चिमी भाग में ना वेस्टर्न साइड पे जो कैटल्स को पाला जाता है। फार्मर्स प्रोड्यूस इनफ व्हीट फॉर द होल कंट्री एंड आल्सो फॉर एक्सपोर्ट। कहता है कि किसान पूरे देश के लिए काफी कनक का उत्पादन कर लेते हैं, ठीक है, और आल्सो फॉर एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के लिए भी, मीन्स कि बाहर वाले देशों को भी भेजते हैं, कनक का इतना उत्पादन करते हैं। दैट इज वाई द पेरीज आर कॉल्ड द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो यही कारण है कि पेरिस को विश्व की जो व्हीट की बास्केट बोला जाता है, ठीक है, व्हीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है पेरिस को। क्यों बोला जाता है? कहाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा जो कनक का उत्पादन किया जाता है। हाँ जी, अदर क्रॉप्स ग्रोन हियर आर बार्ली, राई, ओट्स, लेंटिल्स, मस्टर्ड, पीज एंड बीन्स। हाँ जी, तो ये हमारा ऊपर सबसे बार्ली आ गया जिसको जौ बोल देते हैं। तो ये राई हो गया हमारा, ये देखिए यहाँ पे, तो ये ओट्स हो गया, तो ये लेंटिल्स है। तो इनके अलावा मस्टर्ड हमारी सरसों आ गई, पीज हमारे मटर आ गए, तो बीन्स फलियाँ होती हैं। तो ये क्रॉप्स वहाँ पे उगाई जाती है। हाँ जी, तो ये व्हीट फील्ड है इन द पेरिस। पेरिस आल्सो हैव मीट पैकिंग फैक्ट्रीज, डेयरी फार्म्स एंड फ्लोर मिल्स। तो कहता है कि जो पेरिस है ना वहाँ पे मीट पैकिंग फैक्ट्री भी है और डेयरी फार्म भी हैं और फ्लोर मिल्स होती है, आटा पीसने वाली मिल्स भी वहाँ पे है। तो मैनी मिनरल्स आर फाउंड हियर, तो बहुत तरह के मिनरल्स भी यहाँ पे मिलते हैं। लेग्नाइट कोल हो गया जिसमें से, मिनरल्स ऑयल हो गए, एंड नेचुरल गैस आर माइंड इन लार्ज क्वांटिटी। बड़ी मात्रा में यहाँ पे लिग्नाइट कोल, मिनरल्स ऑयल और नेचुरल गैस माइन की जाती है। तो माइंस क्या होता है? माइंस एक होल करके जमीन के नीचे जाते हैं, तो वहाँ से मिनरल्स वगैरह निकालते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम माइन बोल देते हैं। उसके अलावा सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर एंड पोटाश आर आल्सो माइंड हियर। तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, पोटाश, तो इन सभी की भी माइनिंग की जाती है, यहाँ पे माइन की जाती है। तो द अवेबिलिटीज ऑफ दीज मिनरल्स हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ और क्रशिंग फैक्ट्रीज एंड ऑयल रिफाइनरीज। कि इनकी उपलब्धता के कारण, मिनरल्स की उपलब्धता के कारण ऑयल और क्रशिंग होता है कि पिसाई करना, ठीक है। तो वो कच्ची धातु होती है, जैसे मान लो कि पत्थर है
तो उसमें लोहे के कण पाए जा रहे हैं, तो कच्ची धातु उसमें लोहा है, तो पहले उस पत्थर को क्रश किया जाता है, ठीक है, उसको पीसा जाता है, उसमें से फिर दूसरे मिनरल्स निकाले जाते हैं, तो वो और क्रशिंग में आ जाता है। तो और क्रशिंग फैक्ट्री कहता है डेवलप हुई है, और ऑयल रिफाइनरीज डेवलप हुई। तो ऑयल रिफाइनरीज क्या होता है, यहाँ पे कच्चे जो तेल होता है ना उसको प्योर बनाया जाता है, ठीक है। तो जो तेल होता है वो ब्लैक कलर में निकलता है जमीन के नीचे से, तो उसमें से बहुत सारे पदार्थ अलग किए जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है जो ऑयल रिफाइनरीज में की जाती है, ठीक है। तो ऑयल में से मिट्टी का तेल आपका केरोसिन निकलता है, ऑयल में से आपकी जो डीजल निकलता है, कच्चे तेल में से पेट्रोल निकलता है, तो प्लास्टिक भी आपकी इसी में से निकलती है। एंड एक्सटेंसिव नेटवर्क्स ऑफ रोड्स, रेलवेज एंड कैनल्स इन द रीजन coupled with the industries have made the Paris one of the most industrialized region in the world। हाँ जी, उद्योगों के साथ कहता है कि सड़कों के और रेल हो गई और नहरों के जो व्यापक नेटवर्क ने ना पेरिस को दुनिया के सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्र में से एक बना दिया है। समझ आई कि कहता है कि उद्योगों के साथ सड़कों, रेल और नहरों के जो व्यापक नेटवर्क बना दिया है ना, तो इसने पेरिस को दुनिया के सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्र में से एक बना दिया है। तो आगे हमारा चेक पॉइंट आ गया है, तो ये आपने खुद सॉल्व करना है। हमने ये चैप्टर रीड किया है, उसी के बीच में से है। हाँ जी, तो ये पिक्चर है। तो मैकेनाइज्ड फार्मिंग इज प्रैक्टिसेस इन पेरिस, ऑल फार्म्स वर्क इज डन बाय मशीन। तो यहाँ पे जो पेरिस में जो खेती बाड़ी की जाती है वो मशीनों के साथ की जाती है। तो यहाँ पे प्लॉइंग हो गया, यहाँ पे खेत का जोतना हो गया, तो यहाँ पे शोइंग बीज बो रहे हैं, तो हार्वेस्ट यहाँ पे एंड विनोविंग, तो यहाँ पे फसल की कटाई हो रही है। तो ये सारे का सारा काम मशीनों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसी को हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी बोल देते हैं। हाँ जी, तो लाइफ ऑफ द पीपल, तो यहाँ के रहने वाले लोगों की लाइफ के बारे में जानते हैं। तो यूरोपियन सेटलर्स, तो यूरोपियन सेटलर्स होते हैं कि यहाँ पे जो बसने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए वर्ड प्रयोग किया गया है। तो यूरोपियन सेटलर्स कन्वर्टेड दीज ह्यूज ग्रासलैंड इनटू फार्मलैंड्स। तो कहता है कि जो यहाँ पे रहने वाले हैं ना, यहाँ पे बसने वाले हैं, उन्होंने बहुत बड़ी जो ग्रासलैंड थी ना, ठीक है, घास के बड़े मैदान थे, उनको बदल दिया है फार्मलैंड में। तो उनको फार्मलैंड में बदल दिया है। एन एवरेज फार्म हेयर इज स्प्रेड ओवर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर। तो कहता है कि यहाँ पे एक औसतन जो खेत होता है ना, हजारों हेक्टेयर में फैला होता है, ठीक है। तो हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ होता है। हाँ जी, आगे कहता है कि फार्मर्स लिव विद देयर फैमिलीज ऑन द फार्म्स। तो फार्मर जो है अपनी फैमिली के साथ फार्म्स में रहते हैं। तो सम वर्कर्स और हेल्पर्स आल्सो लिव ऑन द फार्म। तो इसके अलावा कुछ वर्कर्स होते हैं, ठीक है, कुछ हेल्पर्स होते हैं, वो भी फार्म्स में रहते हैं। हाँ जी, होम स्टेट्स, तो यहाँ पे कीवर्ड आ गया है होम स्टेट। पहले कीवर्ड को क्लियर कर लेते हैं। हाँ जी, तो होम स्टेट, अ हाउस बिल्ट ऑन अ फार्म विद बिल्डिंग्स अराउंड इट। तो कहता है कि एक घर जिसके चारों ओर भवन बना होता है, तो बिल्डिंग बनी होती है। घर ऐसा घर होता है जिसके चारों तरफ बिल्डिंग बनी होती है। हाँ जी, तो आगे हमारा आ गया साइलॉस, टाल सिलेंड्रिकल बिल्डिंग्स जनरली यूज टू स्टोर फूड ग्रेन्स। तो कहता है कि ऊंची जो बेलनकार एक इमारत बनी होती है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना उसके भंडारण के लिए, ठीक है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं फूड ग्रेन जिसको बोलते हैं, उनको स्टोर करने के लिए, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, ये देखिए ये बिल्डिंग बनी हुई है ना, ठीक है, तो इसका प्रयोग किया जाता है फूड को स्टोर करने के लिए, खाद्य पदार्थ होते हैं उनको स्टोर करने के लिए। हाँ जी, होम स्टेट्स आर बिल्ट फॉर द फार्मर्स फैमिली एंड फॉर द वर्कर्स। तो होम स्टेट बनाए जाते हैं फार्मर्स की जो फैमिली के लिए एंड फॉर द वर्कर्स, तो जो वर्कर्स होते हैं वहाँ पे काम करने वाले लोग उनके लिए। द इंटायर फार्म वर्क ऑफ द प्लॉइंग हो गया, शोइंग हो गया, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोविंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड ग्रेन्स इज डन बाय मशीन।
तो ये सारे के सारे काम मशीनों के द्वारा यहाँ पे किए जा रहे हैं। ठीक है, तो फसल को खेतों की जुताई करना, ठीक है, फसल को उगाना, उसको काटना, ठीक है, तो ये सारे की सारी प्रक्रिया यहाँ पे मशीनों के द्वारा की जाती है। फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन साइलोज, तो फूड ग्रेन्स साइलोज में ये बिल्डिंग बनी हुई है, तो हमने पहले भी देखा था, इनमें स्टोर किया जाता है। तो दस ओनली है फ्यू वर्कर्स आर नीडेड टू कल्टिवेट थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर ऑफ फार्म लैंड्स। तो हाँ जी, कहता है कि इस प्रकार हज़ारों हेक्टेयर जो खेती करने के लिए केवल कुछ जो मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हज़ारों एकड़ पे खेती करने के लिए कुछ ही मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। हाँ जी, द ओपन लैंड्स टुवार्ड्स द वेस्ट इज़ हिली, तो कहता है कि जो पश्चिम की तरफ जो भूमि आ जाती है ना, खुली भूमि है जो, वो पहाड़ी है। तो हिली होता है पहाड़ी, तो पश्चिम की तरफ खुली भूमि पहाड़ी है। हाँ जी, द सॉयल हियर इज कोर्स एंड लेस फर्टाइल, तो कोर्स होती है मोटे कणों वाली जो मिट्टी होती है। ठीक है, तो कहता है कि जो यहाँ पे कोर्स एंड लेस फर्टाइल, तो मोटे कणों वाली मिट्टी है, तो और कहता है कि कम उपजाऊ है, तो ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। इन दिस रीजन एनिमल्स आर रेयर्ड ऑन लार्ज ओपन एरियाज कॉल्ड रांचेस, तो कहता है कि इस जो क्षेत्र में जानवरों को खुले क्षेत्र में पाला जाता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो जानवर होते हैं ना, उनको खुले क्षेत्र में पाला जाता है। ठीक है, तो जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, रांचीज, तो उन्हें क्या बोलते हैं, जो खुले क्षेत्र में जानवरों को पाला जाता है, तो रांचीज। रेयर होता है पालना। ठीक है, तो कैटल इज रेयर्ड मेनली फॉर मीट एंड मिल्क, तो कैटल को पाला जाता है इसके लिए, मेनली मीट और मिल्क के लिए, मीट के लिए और दूध के लिए। A large part of the total meat production is consumed locally। हाँ जी, कहता है कि जो उत्पादन जो होता है ना मीट का, उत्पादित जो उन्होंने उत्पादन किया होता है जो मीट का, ठीक है, तो उसका बड़ा हिस्सा ना वो स्थानीय स्तर पर ही यूज़ कर लेते हैं, लोकली वो यूज़ कर लेते हैं। जितना प्रोडक्शन करते हैं ना मीट की, तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो स्थानिक रूप में ही वो खुद ही प्रयोग कर लेते हैं। द रेस्ट इज एक्सपोर्टेड, तो बचा हुआ वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। मैनी डेयरी फार्म्स हैव आल्सो बीन बिल्ड। हाँ जी, कहता है कि कई डेयरी फार्म भी बनाए गए हैं यहाँ। मोस्ट ऑफ देम आर सिचुएटेड नियर द सिटीज, तो कहता है कि इसमें से ज़्यादातर सिटीज़ के नज़दीक स्थापित होते हैं, शहरों के नज़दीक स्थापित होते हैं। बिग डेयरी फार्म्स है मॉडर्न फैसिलिटी फॉर प्रोसेसिंग मिल्क्स, कहता है कि जो बड़े डेयरी फार्म है ना, तो उनमें जो दूध के उत्पादन के लिए जो आधुनिक सुविधाएं हैं, ठीक है, जो मॉडर्न टेक्निक्स है वहाँ पे यूज़ की जाती हैं उत्पादन के लिए। मशीन्स हैव ऑलमोस्ट रिप्लेस्ड मैनुअल लेबर इन डेयरी फार्म्स एज विल, तो कहता है कि जो डेयरी फार्म में, ठीक है, जो मैनुअल लेबर हाथ से होने वाला जो काम होता है वो लगभग बदल ही दिया है। तो ये डेयरी फार्म का सीन है। तो यहाँ पे जो दूध निकालना होता है ना, वो भी मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। मीन्स कि हाथ से जो लेबर है टोटली उसको रिप्लेस कर दिया गया है। अब सारे काम यहाँ पे जो ज़्यादातर काम होता है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। हाँ जी, तो आगे हमारा एक रिकैप आ गया। तो कहता है कि पेरिस आर सिचुएटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो पेरिस स्थापित है सेंट्रल पार्ट मीन्स कि मध्यवर्ती पार्ट में नॉर्थ अमेरिका के। दे आर वास्ट ट्री लेस ग्रासलैंड, तो ये बहुत बड़ी ट्री लेस जो दरख्तों के बिना जो ग्रास लैंड है, घास के मैदान है। तो यहाँ पे दरख्त नहीं है, घास के मैदान है। तो द मेन क्रॉप्स कल्टिवेटेड आर, जहाँ पे जो मेन जो फसलें उगाई जाती है उसमें आ जाता है वीट, आ जाती है कनक, मेज आपकी मक्की और बार्ली आपके जौ आ जाते हैं। तो द फार्मर्स आर वेरी बिग, तो जो किसान यहाँ पे बड़े हैं। तो मशीन्स आर यूज टू डू ऑल द फार्म वर्क्स, तो जो मशीन की प्रयोग, मशीन जो है ना उनका प्रयोग किया जाता है तो फार्म वर्क्स करने के लिए। तो आगे हमारा आ गया, हाँ जी, तो आगे हमारा रांचिंग आ गया। तो रांचिंग होता है पालना, रांचिंग का मतलब होता है पालना। रांचिंग इज मेन एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन हियर,
तो रांची कहता है कि एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ऑक्यूपेशन है, कितना है यहाँ पे। कैटल इज रेयर्ड, तो पशु जो कैटल्स होते हैं वो पाले जाते हैं फॉर, इसलिए मिल्क और मीट के लिए, मिल्क और मीट के लिए इनको पाला जाता है। हाँ जी, तो इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।